आज की इस नई गहन चर्चा, मेरा मतलब है इस डीप डाइव में आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो कक्षा 12वीं जीव विज्ञान के कुछ बेहद दिलचस्प नोट्स हैं। इस चर्चा का विषय है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। बिल्कुल। और अक्सर ऐसा होता है ना कि जब भी लोग सूक्ष्म जीव या माइक्रोब्स शब्द सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहले बीमारियों का ही ख्याल आता है। मतलब जीवाणु, कवक या प्रोटोजोआ, जिन्हें सिर्फ सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है। उनके बारे में आम धारणा यही है कि वे सिर्फ संक्रमण और कीटाणु ही फैलाते हैं। एकदम सही कहा। लोगों को अक्सर लगता है कि ये सब सिर्फ हमें बीमार करने के लिए है, लेकिन आज के हमारे ये नोट्स इस धारणा को पूरी तरह पलट देने वाले हैं। ये स्रोत असल में साबित करते हैं कि ये सूक्ष्म जीव हमारे सबसे बड़े मददगार हैं। हाँ, और अगर हम इसे थोड़ा व्यापक नज़रिए से देखें तो हमारी रसोई से लेकर बड़े उद्योगों और यहाँ तक कि पर्यावरण को बचाने में भी ये एक अदृश्य शक्ति की तरह काम कर रहे हैं। एक खामोश कार्यबल की तरह जो बिना रुके अपना काम कर रहा है। बिल्कुल। तो इस डीप डाइव का हमारा मुख्य मिशन यही है कि हम इन नोट्स को डिकोड करें और समझें कि कैसे ये छोटे जीव हमारे रोजमर्रा के जीवन को संभव बनाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम रसोई के अदृश्य रसोइयों की। यानी घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव। हाँ, ये हिस्सा वाकई बहुत व्यवहारिक है। हाँ, जैसे दही को ही ले लीजिए। हम सभी के घरों में रात को हल्का गर्म दूध रखा जाता है और सुबह वो दही बन जाता है। नोट्स में बताया गया है कि इस जादू के पीछे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, जिसे संक्षेप में LAB या लैक्टोबैसिलस कहते हैं। और इसकी प्रक्रिया भी बहुत सरल है। बिल्कुल, बस 30 से 40 डिग्री सेल्सियस के हल्के गर्म दूध में थोड़ा सा स्टार्टर या निवेश द्रव्य मिलाया जाता है। मतलब बस 1 चम्मच पुराना दही, और वो अदृश्य बैक्टीरिया पूरी रात में उस दूध को बदल देता है। और यहाँ सिर्फ दूध का रूप नहीं बदल रहा है, ये सिर्फ स्वाद की बात नहीं है। जब LAB दूध को दही में बदलता है तो वो उसमें विटामिन B12 की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। चलिए इसे थोड़ा अनपैक करते हैं। हाँ। तो ये बैक्टीरिया हमारे लिए विटामिन भी बना रहे हैं। हाँ, और इसके साथ ही वे हमारे पेट में जाकर हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का भी काम करते हैं। ये तो बहुत ही कमाल की बात है। छोटा सा बैक्टीरिया हमारे पाचन की रक्षा कर रहा है। अच्छा, रसोई की बात हो रही है तो इडली, डोसा और ब्रेड का जिक्र भी जरूरी है। इडली डोसे के आटे में जो फुलाव आता है वो भी किण्वन यानी फर्मेंटेशन का ही नतीजा है। बिल्कुल, और नोट्स के अनुसार ये स्ट्रिप्टोकोकस फीकालिस नामक जीवाणु द्वारा किया जाता है। तो ये फुलाव असल में आता कैसे है? यह फर्मेंटेशन असल में एक अवायवीय श्वसन है, मतलब बिना ऑक्सीजन वाला श्वसन। इसमें शर्करा का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है और सह उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस निकलती है। जब ये गैस बाहर निकलने की कोशिश करती है तो आटा फूलकर मुलायम हो जाता है। हालांकि आजकल लोग तुरंत इडली बनाने के लिए इनो का भी इस्तेमाल करने लगे। हाँ, इनो एक रासायनिक विकल्प है जो तुरंत CO2 गैस पैदा कर देता है। लेकिन जो बात उस प्राकृतिक फर्मेंटेशन में है वो अलग ही है। और अगर हम ब्रेड की बात करें तो वहाँ सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का उपयोग होता है, जिसे यीस्ट या कवक भी कहते हैं। एकदम सही। ब्रेड के लिए यीस्ट 3 तरह के एंजाइम छोड़ता है, एमाइलेज, माल्टेज और जाइमेज। एमाइलेज शर्करा को माल्टोज में बदलता है और माल्टेज उस माल्टोज को ग्लूकोज में। बिल्कुल, और फिर जाइमेज उस ग्लूकोज से CO2 निकालता है, जिससे ब्रेड एकदम स्पंजी बन जाती है। ये तो पूरा एक रासायनिक कारखाना है जो आटे के अंदर चल रहा है। अच्छा, इसी कड़ी में पनीर की विविधता भी बहुत दिलचस्प है। पनीर की तो हजारों किस्में हैं। हाँ, और नोट्स में कुछ बहुत खास किस्मों का जिक्र है, जैसे स्विस पनीर जो काफी कठोर होता है और उसमें बड़े बड़े छेद होते हैं। ये प्रोपियोनिबैक्टीरियम शार्मनाई जीवाणु से बनता है। और रॉक्यूफोर्ट पनीर जो थोड़ा अर्धठोस होता है, उसे पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टी कवक से तैयार किया जाता है। और एक मुलायम कैमेम्बर्ट पनीर भी है जो पेनिसिलियम कैमेम्बर्टी कवक से बनता है। मतलब हर पनीर के लिए एक अलग सूक्ष्म जीव। और सिर्फ खाने में ही नहीं, दक्षिण भारत का पारंपरिक पेय ताड़ी भी ताड़ के पेड़ के रस को किण्वित करके ही बनाया जाता है। तो ये सब तो घरेलू स्तर की बातें हो गईं, लेकिन जब यही चीजें बड़े पैमाने पर बनानी हो तो क्या होता है? चलिए अब
औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव की तरफ बढ़ते हैं। जब उत्पादन हजारों लीटर का हो तो उसके लिए बड़े बड़े बर्तनों की जरूरत होती है। इन्हें किण्वक या फर्मेंटर्स कहते हैं। और औद्योगिक स्तर पर किण्वित पेय बनाने के लिए एक बार फिर यीस्ट यानी सैकेरोमाइसीस सेरेविसी ही काम आता है। इसे उद्योगों में बीवज यीस्ट भी कहा जाता है। हाँ, क्योंकि ये ग्लूकोज को एथेनॉल और CO2 में बदल देता है। और सबसे खास बात यह है कि कच्चा माल बदलने से अंतिम उत्पाद बदल जाता है। बिल्कुल। नोट्स में लिखा है कि अगर जौ के रस का इस्तेमाल हो तो बियर बनती है, फलों के रस से ब्रांडी, अलाज के रस से विस्की और सेब के रस से वोडका बनती है। सूक्ष्म जीव वही है, लेकिन कमाल अलग अलग हैं। लेकिन उद्योगों में इन सूक्ष्म जीवों का सबसे बड़ा योगदान शायद चिकित्सा के क्षेत्र में है। प्रतिजैविक पदार्थ यानी एंटीबायोटिक्स। ये हिस्सा सच में बहुत रोमांचक है। प्रतिजैविक का मतलब है जो रोग पैदा करने वाले जीवों का विरोध करे और उन्हें नष्ट करे। हाँ, प्रति यानी विरोध और जैविक यानी जीवन। ये नाम 1942 में वॉक्समैन ने दिया था। लेकिन इसकी कहानी तो 1928 में ही अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के साथ शुरू हो गई थी, जब उन्होंने पेनिसिलियम क्राइसोजिनम और पेनिसिलियम नोटेटम कवक से पहली औषधि पेनिसिलिन खोजी थी। ये एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक क्रांति थी। हालांकि इसे एक प्रभावी दवा के रूप में हॉवर्ड फ्लोरे ने साबित किया और द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से 1944 तक चला, उसमें इसका व्यापक स्तर पर इस्तेमाल हुआ। हाँ, इसने अनगिनत सैनिकों की जान बचाई थी। इसी योगदान के लिए 1945 में फ्लेमिंग, फ्लोरे और चैन को नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और उसके बाद तो काली खांसी, प्लेग, कुष्ठ रोग और डिप्थीरिया जैसी कई बीमारियों के इलाज के लिए सूक्ष्म जीवों से नई नई एंटीबायोटिक्स खोजी गईं। सच में दवाइयों की दुनिया ही बदल गई। अब अगर हम रसायनों और एंजाइम्स की बात करें तो वहां भी ये सूक्ष्म जीव पीछे नहीं है। बिल्कुल नहीं। सिट्रिक अम्ल जो हम इस्तेमाल करते हैं वो एस्परजिलस नाइगर नामक कवक से मिलता है। और ब्यूटेरिक अम्ल रुसी बैक्टीरिया सीटाई जीवाणु से, लैक्टिक अम्ल लैक्टोबैसिलस से और वाणिज्यिक एथेनॉल सैकेरोमाइसीस सेरेविसी यानी यीस्ट से प्राप्त होता है। रसायनों के साथ साथ एंजाइम्स का भी बहुत उपयोग है, जैसे लाइपीज एंजाइम। हाँ, जो कपड़ों से तेल के धब्बे हटाने के लिए डिटर्जेंट में डाला जाता है। बिल्कुल। और पैक्टिनेजेस तथा प्रोटीएजेस एंजाइम्स का इस्तेमाल बाजार की बोतलबंद जूस को साफ करने में होता है। इसलिए वो घर के जूस से ज्यादा साफ दिखता है। अच्छा, इन सब में एक बहुत ही चमत्कारी अणु का जिक्र है, साइक्लोस्पोरिन ए। हाँ, ये एक बहुत ही अहम जानकारी है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट या अंग प्रत्यारोपण के दौरान शरीर नए अंग को रिजेक्ट ना कर दे, इसके लिए ये अणु प्रतिरक्षा निरोधक यानी इम्यूनोसप्रेसेंट के रूप में काम करता है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये जीवन रक्षक अणु एक कवक से मिलता है जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पोलोस्पोरम। बिल्कुल, एक छोटा सा कवक इंसान को नया जीवन दे रहा है। अद्भुत। तो रसोई और अस्पतालों से निकलकर अब हम शहर की एक बहुत बड़ी समस्या पर आते हैं, वाहित मल या सीवेज। वाहित मल का मतलब है शहरों का वो गंदा पानी जिसमें कार्बनिक पदार्थ, रोगजनक रोगाणु और भारी धातुएं होती हैं। इसे हम सीधे नदियों में नहीं डाल सकते। इसके लिए वाहित मल उपचार संयंत्र लगाए जाते हैं। नोट्स में इसका पहला चरण प्राथमिक उपचार बताया गया है, जो कि एक भौतिक प्रक्रिया है। हाँ, इसमें पहले निष्पंदन या फिल्ट्रेशन से तैरता हुआ कचरा हटाया जाता है। और फिर अवसादन यानी सेडिमेंटेशन से कंकड़ पत्थर हटाए जाते हैं। जो ठोस कचरा नीचे बैठता है वो प्राइमरी स्लग बनता है और ऊपर का पानी प्राइमरी एफ्लुएंट। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसके बाद जैविक उपचार शुरू होता है। इस पानी को बड़े वायवीय टैंकों में भेजा जाता है जहां उर्णक या फ्लॉक्स बनाए जाते हैं। ये फ्लॉक्स क्या होते हैं? ये कवक के तंतुओं और जीवाणुओं का एक जालीदार झुंड होते हैं। और यहीं पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आता है, BOD यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसे एक एग्जाम टिप के तौर पर भी याद रखा जा सकता है। हाँ, BOD जितना ज्यादा होगा पानी उतना ही प्रदूषित माना जाएगा। एकदम सही। जीवाणु इस कार्बनिक कचरे को खाते हैं और जैसे जैसे वे इसे पचाते हैं BOD कम होने लगता है। बाद में ये झुंड नीचे बैठ जाता है, जिसे सक्रियत आपंक या एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। और फिर इस बचे हुए स्लज को बायोगैस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल, इसे अवायवीय टैंक में डाला जाता है जहां ऑक्सीजन नहीं होती। वहां अवायवीय जीवाणु इसे विघटित कर बायोगैस बनाते हैं। नोट्स में लिखा है कि बायोगैस में 50 से 70% मीथेन होती है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड गैसें होती हैं।
और इसी सिद्धांत पर गांव में गोबर गैस संयंत्र काम करते हैं। जिसके 4 मुख्य हिस्से होते हैं। पहला स्लरी टैंक, जहां गोबर और पानी मिलाया जाता है। दूसरा डाइजेस्टर टैंक, जो 10 से 15 फीट गहरा और वायुरोधी होता है, जहां मीथेनोबैक्टीरियम सेल्यूलोज को तोड़ते हैं। और फिर ऊपर एक गैस होल्डर होता है जो गैस जमा करता है। और अंत में स्लज टैंक, जिसमें बचा हुआ कचरा जमा होता है, जो खेतों के लिए एक बेहतरीन उर्वरक बनता है। खेती की बात आई है तो हमें रसायनों से होने वाले नुकसान को नहीं भूलना चाहिए। रासायनिक कीटनाशक लाभदायक और हानिकारक दोनों कीटों को मार देते हैं और प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ देते हैं। इसीलिए जैव नियंत्रण या बायो कंट्रोल एक बहुत अच्छा प्राकृतिक विकल्प है। हाँ, जैसे मच्छरों को नष्ट करने के लिए वो काली लाल धारियों वाली लेडीबर्ड भृंग का इस्तेमाल करना, और बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस जीवाणु, जो क्राई प्रोटीन बनाता है और कैटरपिलर के लार्वा को खत्म करता है। पौधों की जड़ों के रोगों के इलाज के लिए ट्राइकोडर्मा कवक का भी इस्तेमाल होता है। और खेतों की उर्वरकता बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक यानी बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल, जैसे राइजोबियम, जो फलीदार पौधों की जड़ों में सहजीवी के रूप में रहता है और हवा की नाइट्रोजन को मिट्टी में मिलाता है। इसके अलावा माइकोराइजा भी है, जो ढलान वाले क्षेत्रों में जिम्नोस्पर्म पौधों की जड़ों में सहजीवी कवक के रूप में रहता है। ये बाह्य और अंतः 2 प्रकार का होता है। और धान के खेतों के लिए साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल, जैसे एनाबीना और नास्टॉक, बहुत फायदेमंद होते हैं। बिल्कुल, ये प्राकृतिक तरीके खेती को संधारणीय बनाते हैं। तो अगर हम पूरी चर्चा को समेटे तो सुबह के नाश्ते के दही और ब्रेड से लेकर जीवन रक्षक एंटीबायोटिक्स तक, और शहरों को साफ रखने वाले सीवेज ट्रीटमेंट से लेकर खेतों के बायो फर्टिलाइजर तक, हर जगह इन सूक्ष्म जीवों की अद्भुत दुनिया मौजूद है। हमारी इस डीप डाइव ने साबित कर दिया है कि ये सिर्फ कीटाणु नहीं, बल्कि हमारे सच्चे जीवन रक्षक हैं। इस पूरी चर्चा के अंत में मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगा। आज हमने देखा कि कैसे सूक्ष्म जीव हमारे कचरे को विघटित करके बायोगैस जैसी उपयोगी ऊर्जा में बदल देते हैं। ये सोचने वाली बात है कि क्या भविष्य में हम इन सूक्ष्म जीवों की मदद से हमारे द्वारा पैदा किए जा रहे और भी जटिल और खतरनाक कचरों जैसे प्लास्टिक या ई कचरे का कोई ऐसा स्थायी समाधान निकाल पाएंगे जो हमारी पूरी धरती की दिशा ही बदल दे? ये सच में एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल है। शायद भविष्य का विज्ञान इसी दिशा में आगे बढ़े। तो श्रोताओं, इसी विचार के साथ हम अपनी आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमें उम्मीद है कि अब आप अपनी आसपास की दुनिया को एक नए सूक्ष्म नजरिए से देखेंगे। इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।